अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन की, और ये जिन लोगों का चैप्टर असेसमेंट वाला कंप्लीट है उनको ये बहुत फ़ायदा देंगे। पहला हमारा सवाल है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सैम्पल ऑफ बिहेवियर। तो सैम्पल ऑफ बिहेवियर ये डेफिनेशन है टेस्ट की। टेस्ट इज़ द सम ऑफ क्वेश्चंस टू मेजर द सैम्पल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ये टेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मैं साथ में लगा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पे पता चल जाए। इसका ए ऑप्शन ठीक है। सेकंड है लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं जी? चार चीज़ें हमने पढ़ी थी, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्यूएशन। टेस्ट के अंदर तो सम ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मेजरमेंट में हम नंबरिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ नंबरिंग की क्वांटिटेटिव की बात हो गई, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द पर्पज़ ऑफ द एवेल्यूएशन इज़ टू मेक। ये एवेल्यूएशन जो होती है इसका पर्पज़ क्या हो? इसका पर्पज़ जजमेंट होता है, आया कि बंदा जो है वो काबिल है, वो पास है, फेल है, अगली क्लास में जाना है, नहीं है। जजमेंट हम कर रहे होते हैं, वो एवेल्यूएशन की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। किस चीज़ की हम तो जब जजमेंट की बात आती है तब क्वालिटी करते हैं। ठीक है, जजमेंट यानी एवेल्यूएशन आखिरी स्टेप है ना, तो आखिरी स्टेप के अंदर जब हम कोई फैसला ले रहे होते हैं किसकी बुनियाद पे? हम जो है वो क्वालिटी की बुनियाद पे ले रहे होते हैं। ठीक है, और अगर मेजरमेंट होता तो फिर हम क्वांटिटेटिव की तरफ आते हैं, क्वालिटी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एवेल्यूएशन डैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस से मुराद ये है कि जो लर्निंग चल रही है, जो लर्निंग अब चल रही है उसकी प्रोग्रेस को देखना, तो इसे फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन बोलते हैं। सिक्स क्वेश्चन, ऑफ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। जस्ट गेटिंग इन्फॉर्मेशन तो ये डाटा होता है। ठीक है ना, यानी वही एक फार्मल, एक सिस्टमेटिक वे, एक सम ऑफ क्वेश्चन, या जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और टेस्ट होता है जिसके जरिए हम किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वैल्यू। वैल्यू वही बात होगी कि यानी क्वांटिटेटिव हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। एक टेस्ट था, उसके 2 नंबर इस तरह अब वैल्यू, तो ये मेजरमेंट होता है, यानी वैल्यू की जब बात हो रही होती है मेजरमेंट होती है। सम ऑफ क्वेश्चन हमें पता है, ये टेस्ट की डेफिनेशन है। नाइन्थ, द द असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो एट द एंड होती है उसे हमने कहा था सबमिट एवेल्यूएशन, यानी आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ा लिया है, एट द एंड आप पेपर ले रहे हैं, एनुअल सिस्टम के पेपर ले रहे हैं, तो जो एट द एंड होती है उसी हम बोल रहे होते हैं सबमिटिव एवेल्यूएशन। ठीक है। 10th क्वेश्चन है परमानेंट डिफिकल्टीज। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है। जब परमानेंट डिफिकल्टीज की बात करते हैं ना, तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है, यानी एट द जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रहा है उसको समझ क्यों नहीं आ रही, इस चीज़ को हमने देखना जो होता है, तो इसको हम बोल रहे होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए जी? हमने कर लिए 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अच्छा, 11th क्वेश्चन हमारे पास है। 11th, द ब्रॉडर इन मीनिंग। सबसे ज़्यादा ब्रॉडर, ये एम्स ब्रॉडर इन मीनिंग है। एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। एम पहले आते हैं, फिर गोल आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपने देखें तीनों में, बाकी ऑप्शन में के अंदर जो है ना वो ये भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये तो शार्टर होते हैं, तो एम जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 12, द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन का पर्पज़ वही बात कि जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन। नॉर्म के दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, इसको आप इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, ग्रुप, एरियाज, इंटरेस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे जो ज़्यादा जाऊँगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर हम दो बंदों के दरमियान यानी इंडिविजुअल का आपस के अंदर डिफरेंस देख रहे होते हैं, तो ये इंडिविजुअल बी होगा। ठीक है। फॉर इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। किस में मार्किंग? तो जो MCQs होते हैं ना, मार्किंग विल बी उसमें रिलायबल होते हैं। 10 MCQs मैंने टेस्ट लिया, मैंने चेक किया, 10 में से 9 नंबर बने, मैंने दे दिए। अगला बंदा आया, ये नहीं कह सकता कि 7 नंबर दे दे, 10 नंबर दे दे, नहीं, इतने उसके तो हमें एक एग्जैक्ट पता होता है कि A, B, C, D जो भी ऑप्शन ठीक है हम उसके नंबर देने होते हैं। तो ये सबसे रिलायबल जो मार्किंग होती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है। बाकी सारे जो होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं, अब कंप्लीशन है तो कोई ऐसा सूटेबल वर्ड वहाँ यूज़ कर दिया जाए, किसी और ने वो मीनिंगफुल सेम दे रहा है, तो अब यहाँ पर वो रिलायबिलिटी तो नहीं, मैंने और तरह से किया चेक, दूसरे ने और तरह से किया। शॉर्ट आंसर में भी ऐसे ही सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ों में मुख्तलिफ हो सकता है। 15 क्वेश्चन है हमारा
फैकल्टी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन, यानी 0.20 से, इसका मतलब टेस्ट इज सो डिफ़िकल्ट, टेस्ट डिफ़िकल्ट, डी ऑप्शन ठीक होगा। यानी जब 0.30 से कम होगा ना तो टेस्ट डिफ़िकल्ट होगा, 0.20 से कम हुआ तो टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, 0.30 से 70 तक के दरमियान होगा तो टेस्ट इज सूटेबल अप्रोप्राइट मेजरिंग द थिंग दैट वी वांट टू ऑब्जर्व, यानी वो बेस्ट होता है हर लिहाज से। और 70 से अबव होगा 0.7 से तो वो आसान होगा, ठीक है। फिर आ गया 16 डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन, यानी 4.0, तो इसको हम ये कह देंगे कि टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। अब वैसे होता 50 पे है, लेकिन 50 में आ गया तो इसे एक्सेप्टेबल कह लेंगे, 50 हो गया तो हम इसे गुड कह देंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक होगा। 17 है क्वेश्चन, रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इज ऑब्जर्व, एक्टिव बिहेवियर जो ऑब्जर्व कर दो ना क्लासरूम के अंदर, बच्चे चल रहे हैं, टीचर नोट कर रहा है इसके एक्टिव, इसको कहते हैं एनिक्डोटल रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? एनिक्डोटल रिकॉर्ड, जिसके अंदर टीचर बच्चे, ये सारी वीडियोस जो है ना इसके ऊपर जिन जिन को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मतलब 50 के 50 MCQs की वीडियोस मेरे चैनल पे जाएं, यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आप जाके वहाँ असेसमेंट एवेल्यूएशन वाले चैप्टर में जाएँ, आपको पूरे ये 50 MCQs की तमाम थ्योरीज जो हैं, जहाँ से ओरिजिन है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो मैं पहले रिकमेंड भी ये करता हूँ कि पहले जो है वो आप थ्योरी क्लियर करिए, फिर MCQs प्रैक्टिस के ऊपर आए। अच्छा 18 है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स फॉर सबमिट वैल्यूएशन। सबमिट वैल्यूएशन के लिए क्या होता है? हमारे पास टेस्ट होता है, मतलब सबमिट वैल्यूएशन कब होती है? एट द एंड होती है। अब टीचर ऑब्जर्वेशन तो डेली टू डेली चल रही होती है, डेली असाइनमेंट ये भी डेली के काम हो गया, असेसमेंट तो एट द एंड होती है। क्वेश्चन, और इसके अलावा क्या है जी, ओरल क्वेश्चनिंग, वो भी डेली वाइवा है ना, एक में रोज बड़ा हो रहा होता है, यानी जैसे टीचर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो टेस्ट जो होगा वो सबमिट वैल्यूएशन होगी। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है? जिसके ऊपर एक क्राइटेरिया होता है यहाँ पे, यानी असद कैन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, असद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता सकता है, किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं है, ये उसकी अपनी एबिलिटी है कि वो कर सकता है, ठीक है। अब ये जैसे हाईएस्ट मार्क्स, तो किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, किससे हाईएस्ट ले रहा है, जैसे बी ऑप्शन दाऊद GRE स्कोर है 350, अब 50 ये भी कंपैरिजन हो रहा है, नंबरिंग दे रहा है, यानी ये उसकी ये एलिजिबिलिटी कोई इस तरह नहीं बताया, कोई क्राइटेरिया नहीं बताया, बस 350 मार्क्स उसने ले लिए, रिमशा परसेंटेज मैथ नहीं फला, तो ये बाकी सारे जो है ना वो कहीं ना कहीं से, और कहते हैं ना कि किसी ना किसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर नहीं हो रहा था। 20 क्वेश्चन है, द समेटिव एवेल्यूएशन। समेटिव एवेल्यूएशन क्या होती है? डायग्नोस्टिक भी नहीं होती, जजमेंट कर रहे होते हैं। समेटिव एवेल्यूएशन के क्या कर रहे होते हैं? हम जजमेंट कर रहे होते हैं। 20 द डिफरेंस बिटवीन मैक्स, रेंज बोलते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में जो रेंज होती है, स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू जो होती है, इसे रेंज बोलते हैं। 22 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ, जो क्वेश्चन होता है उसको स्टेम बोलते हैं, जो उसका आंसर जो करेक्ट आंसर होता है उसे हम आंसर बोलते हैं, जो उसके अदर देन ऑप्शन होते हैं, यानी करेक्ट आंसर के अलावा बाकी 3 ऑप्शन मतलब जो होते हैं उसे हम बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्टर बोल रहे होते हैं। याद कर लिए, आगे MCQ आना है तो मैंने रिपीट नहीं करना। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसे स्टेम बोलते हैं। जो उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, जिसके अंदर जो है हमारा पहला ऑप्शन क्या आ गया जी, कि वो ए मतलब हमारा आंसर ठीक आ गया, तो वो उसको हम आंसर बोलेंगे। जो 3 बाकी होंगे जो ठीक नहीं होंगे उसे हम डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। 23 द लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। जो लेंथ ऑफ द टेस्ट है ना, इसकी ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मीन, मोड, मीडियन या सैंपल? ये मेरे जो यहाँ तक ख्याल है ये चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। वैसे तो ये सैंपल हो गए ना, कि कितने हमारे सैंपल हैं ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी चीज़ के ज़्यादा होते हैं उतनी उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, उतना हम उस चीज़ को बेहतर एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, बस हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा होते हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद हम जो है ना हमें उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी यूजिबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मोर अथेंट। अब मैंने एक बच्चे से 5 क्वेश्चन किए हैं उसको मैं चेक कर रहा हूँ, और एक बच्चे से मैंने 50 क्वेश्चन का पेपर लिया वो चेक कर रहा हूँ, तो बताइए कि कहाँ पे मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचूंगा कि ये बच्चा जो है ना कौन काबिल है। 5 वाले हो सकता है तुक्के लग जाएं, 5 वाले हो सकता है उसको वहीं से वो आती हो, लेकिन 50 में से अच्छी तरह जो मैंने कुरेदना है ना बच्चे को, तो वो 50 वाले में ही होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, इनके ऊपर उसका ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये ऑप्शन इसके ठीक नहीं लग रहा है मुझे। किसी और को इसका कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
24 द टाइप ऑफ ऐसे एटम इन विच कंटेंट आर लिमिटेड कंटेंट रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, यानी जहाँ पे लिमिट कर दिया जाता है भाई 2 लाइनों से ज़्यादा नहीं लिखता, भाई 100 वर्ड से ज़्यादा बात नहीं करनी, तो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। 25 है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए होती है, ठीक है। प्रोजेक्टिव एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसके अंदर किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। 26 है प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटी, पर्सन की एबिलिटी को जो डिटरमाइन किया जाता है तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस, यानी एबिलिटी, एक बंदा असद कैन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसकी एबिलिटी है, यानी किसी कंपैरिजन नहीं हो रहा। जब एबिलिटी किसी की देखनी हो, वो ये कर सकता है, वो इस काम करने के एलिजिबल है, तो ये क्राइटेरिया इन्फ्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। मैं टिक टिक नहीं कर रहा तो शायद वो आपको इसका कोई मसला तो नहीं होगा, पता तो चल ही रहा होगा ना सबको। अच्छा जी आगे है 27 टेस्ट एटम डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर एंड हाई अचीवर। तो लो अचीवर हाई अचीवर यानी कोई अच्छा टेस्ट हमारा क्या कौन सा होता है, 0.30 से 1 के दरमियान होता है। अच्छा ये याद रख लें, जब डिस्क्रिमिनेट की बात कर रहे होते हैं 0.30 से 1 तक जाना होता है, जब डिफिकल्टी इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं तब 0.3 से 0.7 तक जाना होता है, ठीक है ना। यानी डिफिकल्टी इंडेक्स की बात होगी तो 0.3 से 0.7, और अगर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है तो 0.3 से 1 की तरफ वैल्यू हम जाएंगे, ठीक है। तो यानी वो डिफ्रेंशिएट करता है, बता देता है कि किसकी वैल्यू जो है ना वो कितनी है। आगे आ गया हमारे पास 20 जो है वो 4 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर और लो अचीवर। अब जिस यहाँ पे हाई ये डिफरेंशियबिलिटी होती है ना, जिसमें अंदर हाई अचीवर और लो अचीवर, डिस्क्रिमिनेट डिफरेंशियबिलिटी यानी हाई अचीवर और लो अचीवर के दरमियान क्या फ़र्क है, तो डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं, ठीक है। द एनालिसिस ऑफ एटम नेसेसरी, कहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है ना, आपको पहले तो ये वीडियो वहाँ मौजूद है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम लगे, कि आपको पता होना चाहिए टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है। अब स्टैंडर्ड टेस्ट तो वो होता है जिसके अंदर एक एक एटम को प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है कि ये कहाँ से, इसकी स्टेटमेंट कैसी है, कहाँ से आया है, किस तरह के ब्लूम टैक्सोनॉमी या किस किस को फॉलो कर रहा है, तो ये सारी बातें हो जाएंगी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 30 क्वेश्चन, टेस्ट एटम इज एक्सेप्टेबल विच इज फैकल्टी इंडेक्स डिफरेंस डिफिकल्टी लेवल। तो मैंने वो बताया था ना आपको कि 0.3 से 0.7 होता है, तो टेस्ट एटम एक्सेप्टेबल जब वो 0.3 से 0.7 दरमियान होगा तो तब वो एक्सेप्टेबल। डिफिकल्टी इंडेक्स 0.3 से 0.7 या परसेंटेज में लिखा है तो 30 to 70%, ठीक है, ये होगा, ठीक। द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमने पहले बात कर ली है। 32 द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड, तो वो कहाँ पे होती है, नॉर्मल रेफरेंस टेंस के अंदर कंपेयर हो रही होती है, ठीक है, सिंपल बात है। द पर्पल फॉर्मेटिव के अंदर क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस को देख रहे होते हैं। ये बातें डिस्कस की जा चुकी हैं तो मैं इसलिए जोर नहीं दे रहा, लेकिन अगर फिर भी मसला ना आए तो बंदा ताबेदार है, आप मुझे व्हाट्सएप यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर दें या मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे वॉइस मैसेज कर दें, मैं उस क्वेश्चन को मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है। जहाँ प्रोग्रेस की बात हो रही होगी ना, डेली टू डेली या चीज़ों को मैयर देख रहे हैं तो फॉर्मेटिव होता है। 34 टेस्ट एटम डिस्क्रिमिनेट 100% व्हेन इट्स वैल्यू इज डिस्क्रिमिनेट, कब वो 100% डिस्क्रिमिनेट, उसकी वैल्यू इसके दरमियान होगी तो तभी वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा होगा, ठीक है। द इफेक्टिव सुपरविजन किसको कहते हैं, जहां पे सुपरवाइजर इंस्पेक्शन का कंसेप्ट मैंने मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर दिया हुआ है। तो अच्छा सुपरवाइजर वो होगा जहां पे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, जहां वो जो बंदा है उसके दरमियान, टीचर और सुपरवाइजर के दरमियान यानी कि वो दोनों रिलेशन ज़बरदस्त होगा, वो तनकीद करने नहीं आता, वो जो है ना उसको मतलब ये उनका अच्छा रिलेशन होता है और वो एक दूसरे को जो है ना वो अच्छा सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अच्छा 36 है द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर परफॉर्मेंस का जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, यानी मुस्तकबिल में ये बच्चे, जैसे आप वो NTF टेस्ट देखते हैं, ये गेट का, इसके अलावा कैट का, इसके अलावा MCAT का, ये टेस्ट जो आप देते हैं तो ये इस बुनियाद पे होता है ना, हम देख रहे होते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर ये क्या कितना परफॉर्म करेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। 37 क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ टाइम, यूजिबिलिटी होती है, जहाँ पे हमें हो कि टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, लेना भी आसान है, उसको चेक करना भी आसान है, तो इसे यूजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट को रिलायबिलिटी कहते हैं। एक बंदे ने चेक किया सेम रिजल्ट है, अगले ने चेक किया, इसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू में बात कर रहे हो तो मेजरमेंट बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन के हमने डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, यानी हमने मेजर क्या करना है, हमने मेजर क्या करना है, तो ये हमने मेजरमेंट में देख रहे होते हैं। 41 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप, तो ये है कि उसके अंदर हम
इजी टू सॉल्व, इजी टू मार्क। अब ऑब्जेक्टिव टाइप को इजी टू मार्क कर सकते हैं, नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज ओवर। अब ऑब्जेक्टिव टू यानी ए बी बी सी डी डी इस तरह करके हम उसको मार्क कर रहे होते हैं तो इजी टू मार्क होते हैं, ठीक है। इसकी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है भाई, प्रिपेयर करना तो मुश्किल होता है, तो चार चार ऑप्शन भी इसके देखो, सॉल्व करना भी मुश्किल होता है भाई, ये इधर वाले जो डिस्ट्रैक्टर हैं बड़े नज़दीक नज़दीक हैं, पता नहीं गलत ना हो जाए, तो इजी टू मार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 है नॉर्म इफेक्ट टेस्ट विच एटम इज बेस्ट। नॉर्म रिफरेंस टेस्ट में वो एटम बेस्ट होगा कि जिसका एटम डिफिकल्टी इज नियर 50, यानी 50 के जो करीब करीब होगा वो बेस्ट होगा। 70 से अबव तो आसान होता जाएगा, 30 बिलो मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। विच क्वेश्चन हैज इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मैंने वही बात की कि जो MCQ होते हैं इसकी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी एक बंदे ने चेक किया, ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये है कि एक बंदे ने चेक किया सेम नंबर, अगले बंदे ने चेक किया सेम नंबर, यानी इसको ऑब्जेक्टिविटी बोल रहे थे। MCQ की ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। 44 है द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद, ये नॉर्मल फेयर जिसके अंदर कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो नॉर्मल फेयर टेस्ट होता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, टेबल डेवलपमेंट के टेस्ट डेवलपमेंट के लिए होता है कि यानी कि हमने इस पोर्शन में से इतने लेने हैं, इसमें से इतने लेने हैं, इतने क्वेश्चन वगैरह, ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए हैं जी। अच्छा 5 क्वेश्चन कौन से है जी? 46 है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स विद डिमांड, दो चीज़ों के दरमियान, तो ये किस मैचिंग में होता है बनी, इधर वाला कॉलम ए कॉलम बी रिलेशनशिप देख रहे हैं तो ये से मैचिंग एटम बोलते हैं। 47 एबिलिटी टू सिलेक्ट ऑर्गेनाइज, सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेट करना, एवेल्युएट करना, किसमें ये होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एटम, यानी आप कोई आंसर पूछा गया, आप उसको अपने दिमाग के इस्तेमाल कर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ को उनको आपस में इंटीग्रेट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, चीज़ों का एलेबोरेट करते हैं, तो ये होता है, ये हमारे पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एटम होता है। टेस्ट डेट में ये लर्निंग आउटकम, तो जो लर्निंग आउटकम होती है ये अचीवमेंट टेस्ट को बोलते हैं, जिसके अंदर हम लर्निंग आउटकम देख रहे होते हैं भाई बच्चे ने कितना परफॉर्म किया है। 49 है वैल्यू डेट डिवाइड द डाटा, ये मीन होता है, यानी जिसमें दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डाटा को डिवाइड करना होता है, इधर वाला इधर इधर, ये मीन होता है, मीडियन होता है, सॉरी मीडियन होता है दरमियान वाला हिस्सा, यानी अगर वो आपके पास 2 4 5 7 इस तरह वैल्यू है तो हम उसको जो है ना वो पहले तरतीब दे लेंगे और फिर उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू लिख लेंगे। 50 है हाई एंड लो अचीवर आर सॉर्टेड आउट बाय, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर के अंदर हम देख रहे होते हैं ना कि हाई अचीवर और लोअर अचीवर जो है इनके दरमियान में डिफरेंस, उनको डिफ्रेंशिएट करना, उनको अलग सेपरेट करना, तो डिस्क्रिमिनेशन पावर के अंदर देख रहे होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने शायद जल्दी भी की हो, कुछ मुझे निकलना था, जल्दी भी थी, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो बंदा ताबेदार है, पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।